ये चैप्टर नंबर 5 है बेटा, जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को दिया है। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है बिजनेस की सारी एसेट्स किसके बराबर होती हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बेटा इस अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस आएंगी। कोई बिजनेस बेटा गुड्स को खरीदेगा तो गुड्स को बेचेगा भी, फिक्स एसेट्स को खरीदेगा तो यूज भी करेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर, एक्सपेंसेस भी करेगा और इनकम भी आएंगी। एक्सपेंसेस कई बार बेटा एडवांस में पे कर देगा बिजनेस, और कई बार एक्सपेंसेस की पेमेंट बिजनेस करेगा ही नहीं, पेंडिंग हो जाएंगी पेमेंट्स। तो उन सारी ट्रांजैक्शंस का इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है वो हमें आज की क्लास में कवर करना है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली कवर करना है। आ जाओ आप लोग फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जितना हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 1 पे वाई अकाउंटिंग इक्वेशन रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन की जरूरत क्यों है बेटा? अकाउंटिंग, गेट बंद कर दो बेटे। यस, अकाउंटिंग इक्वेशन की जरूरत इसलिए है ताकि ये प्रूव किया जा सके कि बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता। बिजनेस की सारी एसेट्स दो टाइप के लोगों की होती है, इंटरनल प्लस, दैट्स व्हाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्सन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। ये हम कर चुके हैं। वी प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस नॉट फॉर द ओनर। हम अकाउंट्स किसके बनाएंगे? बिजनेस के बनाएंगे। इट मींस हम बिजनेस साइड से हैं। हम जो भी सोचेंगे किसकी साइड से रह के सोचेंगे? बिजनेस की तरफ रह के सोचेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ बिजनेसेस। लेट डिस्कस द इंपॉर्टेंट टर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? आई थिंक कैपिटल सबको क्लियर है। कैपिटल का मतलब बेटा वो पैसा जो बिजनेस के अंदर किसका लगा हुआ है? ओनर का। या मैं कहूं कि बिजनेस के अंदर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पढ़ चुके हैं बेटा, घर जाके आप रेड कर लेना, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, इट मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होती है? लायबिलिटी मतलब बिजनेस की वो लायबिलिटी जो अदर देन ओनर है। अदर देन ओनर का मतलब ओनर को छोड़ दो, हमने किसी का भी पैसा देना है तो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी होगी? वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? एसेट क्या होती है? एसेट्स बेटा कोई भी रिसोर्सेस जिसकी बिजनेस के पास क्या है? ओनरशिप है, और बिजनेस उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है, वो बिजनेस की क्या है? एसेट्स। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? मशीन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे आओ, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पीस पे है बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? अगर ओनली एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं तो एक्सपेंडिचर तो बेटा वो कॉस्ट है जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए हम खर्च करते हैं। बिजनेस के अंदर जो भी पैसा हम लगाएंगे वो एक्सपेंडिचर है हमारा। बट एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरा बेनिफिट उसी साल में ले लेते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरा बेनिफिट एक साल में नहीं ले पाते, मोर देन 1 ईयर में ले जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे फिर? जिनका पूरा बेनिफिट एक ही साल में ले लेंगे। क्या एग्जांपल हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के? रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, है ना, कन्वेंस पेड, एक्सेट्रा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कहना है इससे फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब। ठीक है, आगे आ जाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में मैंने कहा पेंडिंग पेमेंट्स। बेटा वो एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट तो हमने ले लिया बट ईयर एंड तक उसकी पेमेंट हमने नहीं की। अब यहां पे इस पॉइंट को समझो आप लोग। बेटा सपोज करो हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 को हमारा फर्स्ट ईयर बिजनेस का खत्म हो जाएगा बेटा। अब अप्रैल के बाद जून 23 आएगा, तो जून 2023 में हमने बेटा किसी एम्प्लॉय से अपने बिजनेस में काम करवाया। ठीक है, तो बेनिफिट ले लिया जून में, लेकिन इसकी पेमेंट हमने दिसंबर 2023 में पे कर दी। कब पे कर दी? दिसंबर। तो बेटा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो ईयर एंड तक पे ना हो। कब तक पे ना हो? ईयर एंड तक।
अगर आपने एक साल का कोई भी एक्सपेंस 31 मार्च तक भी पे कर दिया ना, 31 मार्च को भी पे कर दिया, रात को 10 बजे कर दो चाहे बेसिक से, आपको आखिरी दिन भी अगर पेमेंट कर दोगे तो वो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं माना जाएगा बेटा, क्योंकि हम बिजनेस के अकाउंट्स कब बनाएंगे? 31 मार्च को। तो 31 मार्च के बिल्कुल आखिरी टाइम तक हम ये देखेंगे इसकी पेमेंट हुई या फिर अगर हो चुकी है तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, और पेमेंट हो गई है नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? मान लो पेमेंट नहीं हुई बेटा, ये तो पेमेंट हो गई। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ईयर एंड तक पेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब अप्रैल में फिर वो कैरिड फॉरवर्ड होगी। 31 मार्च तक पेमेंट नहीं दोगे तो कब पेमेंट देनी पड़ेगी? 1 अप्रैल को, मतलब अप्रैल में। और अप्रैल कौन सी साल का पार्ट होगा? फिर सेकेंड ईयर का, नया साल लग जाएगा ना 31 मार्च के बाद। तो डेट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, जिसकी पेमेंट पेंडिंग रह गई साल के आखिरी दिन तक। क्लियर है? आओ एक बार पढ़ते हैं बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का मतलब इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड। इनकम मतलब आपने खर्चा तो कर दिया बट नो हैज नॉट बीन पेड, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल बेटा क्वेश्चन गलती से लिखा गया, एन ऑडिट इज कंडक्टेड बाय सीए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 अगेंस्ट विच ऑडिट फीस। अब इसी एग्जांपल को ले लो, आपने बेटा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक काम किया, ये आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर था। आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी होंगी, प्रॉफिट कमाए होंगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने इतना बिजनेस किया है, प्रॉफिट कमाया है, हम आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लें? तो एक काम करो, आप अपने बिजनेस की ऑडिट करवा लो। तो ऑडिट कब कराओगे? साल के रहते या साल खत्म होने के बाद? ईयर के बाद, क्योंकि पूरे साल के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब मैं पूरे साल के अकाउंट्स बनाऊंगा, पूरे साल का इकट्ठा प्रॉफिट दिखाऊंगा ना, तो फिर मैं किसी सीए को हायर करूंगा और एक सीए आएगा और मेरे बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करेगा। ठीक है? कौन से बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करेगा? जो पिछले साल के हैं, जिनका मैं प्रॉफिट निकाल चुका हूं। राइट? अब ये कौन सी बुक्स चेक कर रहा है बेटा? अगर ये जुलाई 2024 में आ रहा है तो जुलाई 2024 तो करंट ईयर हो गया ना, हमें बुक्स किसकी चेक करानी है? 23-24 यानी पिछले वाले साल की। ठीक है? तो अगर ये पुरानी बुक्स चेक करेगा तो मेरा काम कौन सा हो रहा है? नए साल का या पुराने साल का? 23-24 का। तो खर्चा किसका माना जाना चाहिए? 23-24 का। पक्का? अब इसकी फीस मान लो है बेटा 20,000, इस सीए की फीस 20,000 रुपीज है, तो मुझे बताओ इस सीए को 20,000 रुपीज क्या मैं बैक डेट में जाके दे सकता हूं? मैं इसको बोलूं चल भाई पास्ट में चलते हैं और वहां जाके आपकी फीस पे करेंगे? नहीं, अब वो टाइम जा चुका ना, बट खर्चा उस साल का है। तो बेटा इस साल के अंदर अगर मुझे उसकी फीस को एक्सपेंस दिखाना है तो मैं पेड एक्सपेंस तो दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि बैक डेट में जाके पेमेंट नहीं हो सकती। जो साल क्लोज हो गया सॉरी उसकी पेमेंट नहीं हो सकती। तो अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? इस साल में उसकी फीस को क्या दिखा दो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या दिखा दो? आउटस्टैंडिंग मतलब हमने बेनिफिट ले लिया बट ईयर एंड तक उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, और हो भी नहीं सकती बेटा, क्योंकि 31 मार्च के बाद कर रहा है वो काम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर 31 मार्च के बाद वो काम कर रहा है तो फिर अगले साल का खर्चा होना चाहिए ना, क्योंकि काम तो वो अगले साल में कर रहा है ना? नहीं बेटा, काम कब कर रहा है उससे मतलब नहीं है, काम कौन सी साल से रिलेटेड है उससे मतलब है। आप लोग बताओ, चलो मैं इसी बात पे एग्जांपल लेता हूं। अगर 12th क्लास की फीस आज पे कर दो तो पे कब करी है तुमने? 11th में, लेकिन ये 11th का खर्चा नहीं है तुम्हारा। मैं फिर बात करूंगा ये फीस कौन से साल से रिलेटेड है। आप कहोगे सर अगले साल से रिलेटेड है, तो मैं क्या कहूंगा फिर ये खर्चा कौन सी साल का है? अब बताओ, ये इस साल में आके पिछले साल के अकाउंट चेक कर रहा है, तो इसकी फीस कौन से साल से रिलेटेड है? तो खर्चा भी कौन से साल का माना जाएगा? क्लियर है? ये एग्जांपल बेटा मैंने दिया है, यही तुम्हारी टीएस ग्रेवाल की बुक में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। और कोई डाउट है तो बताना प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब पढ़ लो बेटा। ऐसा ही कुछ एग्जांपल लिखा है, 17-18 की ऑडिट हुई और पेमेंट हुई 18-19 यानी अगले साल में, तो एक्सपेंस तो बेटा 17-18 का ही माना जाएगा ना, क्योंकि बुक्स तो 17-18 की चेक हुई हैं। तो 17-18 में अगर मुझे एक्सपेंस दिखाना है तो कौन सा दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब था बेनिफिट ले लिया,
बट उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की। ये उल्टा है, एडवांस पेमेंट। इसको प्रीपेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। कौन से? प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पे मतलब कर दिए। अगली साल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं, अगर उनमें से कोई खर्चा आप इस साल पे कर दोगे तो क्या वो इस साल का खर्चा बन जाएगा तुम्हारा? यही बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप लोग बेटा 11th क्लास में हो, अगर मुझे 12th क्लास की फीस पे कर दो तो क्या वो 11th क्लास की फीस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना। क्या तुम कहोगे ये हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर है? नहीं, बट आपने पे तो कर दिया। पे करने से कुछ नहीं होता। एक्सपेंडिचर किस साल का माना जाएगा? जिस साल में आप उसका क्या लोगे? बेनिफिट लोगे। आपने 12th क्लास की फीस मेरे को आज पे कर दी, लेकिन ये इस साल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता बेटा, क्योंकि इस साल से रिलेटेड है ही नहीं। तो इस साल के लिए आपका ये कौन सा खर्चा माना जाएगा? प्रीपेड। कौन सा? और प्रीपेड एक्सपेंडिचर एक तरह से आपकी एसेट हो गई। क्या हो गई? एसेट। लायबिलिटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक तो पैसे दे रहे हो आप लोग बेटा, पैसे भी दो और लायबिलिटी भी करोगे। बताओ लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को पैसा देना। आप तो एडवांस में पेमेंट कर चुके हो, आपने पढ़ाई भी नहीं करी 12th की और फीस भी पे कर दी, तो बताओ आपकी एसेट क्रिएट होनी चाहिए या लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए? तुम्हारी एसेट और मेरी लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं और पैसा ले लिया तुमसे। अगर 12th क्लास में आप मुझे कहते हो सर हमें नहीं पढ़ना, तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा मुझे। दैट्स वाई ये मेरी क्या है? लायबिलिटी है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या हो गया एक तरह से, अगर हम एडवांस में पेमेंट करते तो। क्लियर हुआ? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बताना मेरे को बेटा। एक साल है, सेम ईयर ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था और खत्म हो जाएगा बेटा ये साल आपका 31 मार्च 2024 को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर है बिजनेस का, सेकंड ईयर है, कोई भी बिजनेस का साल लगा लो। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म होगा। क्या आप लोगों को पता है बेटा ईयर 2 होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर। जितने भी कैलेंडर उठा के देख लो बेटा, 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। दुनिया के जितने कैलेंडर उठा लो आप इंडिया के अंदर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर होते हैं बेटा जो आपका एकेडमिक ईयर होता है। 1 अप्रैल को हमेशा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 1 अप्रैल को तो नई क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसे बेटा बिजनेस के अंदर होता है, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होते हैं नए साल और कब खत्म हो जाते हैं? 31 मार्च को। तो बेटा ये फाइनेंशियल ईयर है हमारे बिजनेस का, 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखना, मैंने ना अपने बिजनेस का 1 अक्टूबर 2023 को एक इंश्योरेंस करवाया, जिसकी पेमेंट मैंने बेटा 12,000 रुपए पे कर दी। पेड 1 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया और कितनी पेमेंट कर दी उसकी? अब बताओ इंश्योरेंस कितने साल का होता होगा? जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, चाहे मेडिकल लगा लो, चाहे लाइफ लगा लो, चाहे जनरल इंश्योरेंस लगा लो, सारे कितने होते हैं? 1 साल के होते हैं बेटा। तो डेफिनेटली ये 1 ईयर का होगा बेटा। और 1 ईयर का मतलब 12 महीने है ना। आपने करंट ईयर में पेमेंट तो पूरे 12 महीने की कर दी। क्या आप इस साल में 12 महीने का बेनिफिट ले सकते हो? इस साल में क्यों नहीं ले सकते? देख लेते हैं। आपकी डेट कब से स्टार्ट हुई? 1 अक्टूबर से। अक्टूबर से लेकर और मार्च तक कितने महीने होते हैं? काउंट करना। अक्टूबर, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, कितने महीने? ओनली 6 मंथ्स बचे हैं बेटा ईयर खत्म होने में। और पेमेंट कितने महीने की कर दी? पूरे 1 साल की। पूरे 1 साल की पेमेंट कर दी और बेनिफिट कितना ले पाएंगे? ओनली 6 मंथ्स। बाकी 6 मंथ्स का बेनिफिट लेंगे ही नहीं या अगली साल लेंगे? अगली साल लोगे ना। इट मींस अगली साल का जो पीरियड है 6 महीने, वो इस साल के लिए कौन सा खर्चा हो गया? फिर प्रीपेड। क्लियर हुआ? 12,000 12 महीने का, 12,000 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो गया? 6,000, जो अगले साल से रिलेटेड है। तो इस साल के लिए क्या माना जाएगा वो बेटा? प्रीपेड। क्या माना जाएगा? और प्रीपेड का मतलब एक्सपेंस या एसेट? प्रीपेड का मतलब एसेट मानी जाएगी या एक्सपेंस माना जाएगा? तुम्हारी 12th क्लास की फीस इस साल का एक्सपेंस है। 12th क्लास की फीस अगर 11th में पे करोगे तो बताओ एक्सपेंस है इस साल का या एसेट है इस साल की?
एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी एक्सपेंस नहीं होते बेटा, क्या होती है? एसेट। और जो बेनिफिट ले लिया बेटा 6000 का, वो बिजनेस का क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। और बिजनेस के एक्सपेंस का मतलब बिजनेस का लॉस, और अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस कहां से माइनस करोगे फिर आप लोग? कैपिटल से। प्रीपेड का मतलब क्लियर हो गया? एक बार पढ़ लो बुक से, प्रीपेड एक्सपेंडिचर पढ़ लो बेटा। सेम एग्जांपल दे रखा है मैंने, एक बार पढ़ के देख लो, और कोई डाउट है तो बताना फिर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन दिया मैंने, बड़ा सिंपल सा, आप लोगों को आता है। ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए से मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास 1 लाख रुपए की क्या आ जाएंगी? एसेट। किस रूप में आएंगी ये एसेट्स? कैश। और कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी? कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि मालिक से पैसा आया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है बेटा, देख लो आप लोग। एसेट में 1 लाख रुपए लिखा है और कैपिटल में 1 लाख रुपए लिखा है। जब एसेट में 1 लाख रुपए लिखे हैं तो मैंने एक हेडिंग खोल के दिया कैश। क्लियर? नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होती है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? गुड्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, वो चीज, वो आइटम्स जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूं तो सारी स्टेशनरी आइटम मेरे लिए क्या है? गुड्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूं तो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेरे लिए क्या है? गुड्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूं और अपने लिए एक सोफा खरीद लेता हूं, तो मेरे लिए गुड्स नहीं है। तो बड़ा सिंपल है बेटा अकाउंट्स के अंदर। अगर क्वेश्चंस ने आपको ये बताना होगा कि गुड्स खरीदी है, तो कहेगा परचेज गुड्स। अगर क्वेश्चन आया और लिखता है परचेज फर्नीचर, क्या लिखता है? परचेज, तो आप समझ आना ये गुड्स नहीं है, ये बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, क्योंकि वो नाम दे रहा है आपको। परचेज कंप्यूटर, इट मींस बिजनेस कंप्यूटर का नहीं है। अगर कंप्यूटर का बिजनेस है और कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं, तो कभी भी परचेज कंप्यूटर नहीं लिखेगा, फिर वो क्या लिखेगा? परचेज गुड्स। क्लियर है? या फिर एक क्वेश्चन आया, ऊपर उसने लिख दिया मिस्टर एक्स एक बिजनेस करता है जिसकी नेचर है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस करता है मिस्टर एक्स, और नीचे कह रहा है परचेज 10 टीवीज, 10 टीवी खरीदे हैं, 10 सेट ऑफ टीवीज खरीदे हैं, तो फिर उसको क्या मानोगे आप? गुड्स मानोगे। अगर क्लियरली बोलेगा तो फिर हम गुड्स मान लेंगे, अदरवाइज गुड्स खरीदेगा तो गुड्स ही वर्ड यूज करेगा बेटा। एसेट का नाम यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो एसेट है, वो गुड्स नहीं है। क्लियर? आओ पढ़ लेते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, या तो आप रीसेल करने के लिए माल खरीद रहे हो, या टू बी यूज्ड इन फाइनल गुड्स विच आर मींट फॉर सेल, या फिर कुछ ऐसी गुड्स खरीद रहे हो जो फाइनल गुड्स में क्या होनी है? यूज होनी है। दोनों गुड्स कहलाएंगी बेटा। स्टेशनरी आइटम्स आर गुड्स फॉर स्टेशनरी शॉप। टीवी, फ्रिज, एसी, स्पीकर, वॉशिंग मशीन, कूलर एक्सेट्रा आर गुड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। वो तो आपको आता ही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस के पास 1 लाख रुपए का कैश आएगा, तो एसेट में 1 लाख रुपए कैश, और 1 लाख रुपए कहां चले जाएंगे? कैपिटल में। दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000। गुड्स खरीदे हैं 50,000 के। बताओ गुड्स खरीदने से क्या होगा? अगर आप बेटा परचेज ऑफ गुड्स खरीदते हो, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदते हो, तो क्या इंपैक्ट होगा? इसके 2 इंपैक्ट होंगे। देखो, आप अगर गुड्स को खरीदोगे तो माल तो आएगा ना बिजनेस के पास, चाहे आप उधार में गुड्स खरीदो, चाहे आप बेटा पैसे देके गुड्स खरीदो, माल तो आएगा ही आएगा। तो स्टॉक आएगा बेटा, क्योंकि गुड्स खरीदोगे तो आपके गोडाउन में जाएगा माल, और गोडाउन में या दुकान में जो माल रखा होता है उसको कहते हैं स्टॉक। तो एसेट का नाम क्या है बेटा? स्टॉक। स्टॉक एक आपकी एसेट है, यानी जब भी आप माल खरीदोगे तो एसेट में एक नया हेडिंग खोल लेना जिसका नाम होगा बेटा स्टॉक। अब बात आती है इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा डिपेंड करता है कि ये कैश में खरीदी गई है या ये क्रेडिट पे खरीदी गई है। कैश का मतलब पैसे देके माल खरीदा गया है, क्रेडिट का मतलब उधार पे माल खरीदा गया है। चाहे आप कैश में खरीदो चाहे उधार में, स्टॉक तो आएगा, वो तो एसेट में क्रिएट करना ही करना है। अब दूसरा इफेक्ट की बात है कि कहां जाएगा। कैश में खरीदोगे तो बेटा कैश से माइनस हो जाएगा एसेट साइड में, और उधार पे खरीदोगे तो क्या क्रिएट हो जाएगी आपकी? फिर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और लायबिलिटी को नाम दिया जाएगा क्या?
क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार। जिनसे आप उधार पे माल खरीदोगे वो आपके क्या है? लेनदार है। अगर मैंने मार्केट में किसी नत्थू लाल से पैसा माल खरीदा तो नत्थू लाल मेरा कौन हो गया? लेनदार, क्योंकि उसने मेरे से पैसा लेना है। वो लेनदार मेरे क्रेडिटर होंगे, मेरी लायबिलिटी होगी, क्योंकि मैंने उनसे उधार पे माल खरीदा है, कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाओ, कौन से क्वेश्चन पे आ गया अब? फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग और कंप्यूटर। बेटा फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, प्रिंटर्स खरीदो, व्हीकल्स खरीदो, कोई भी ऐसी एसेट खरीदो जिसका 1 साल से ज्यादा तक यूज होना है बेटा, उसके कारण आपका एक तो एसेट क्रिएट होगी। गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, फर्नीचर खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा या फर्नीचर बढ़ेगा? फर्नीचर। कंप्यूटर खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा या कंप्यूटर बढ़ेगा? तो बेटा कंप्यूटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी एक इंडिपेंडेंट एसेट्स है। तो एसेट्स के अंदर एक हेडिंग खोल लेना। फर्नीचर खोलोगे तो फर्नीचर का हेडिंग खुलेगा, कंप्यूटर खरीदोगे तो कंप्यूटर। ये इफेक्ट सेम रहेगा। कैश में खरीदोगे तो कैश माइनस हो जाएगा, उधार में खरीदोगे तो क्या आ जाएंगे? लायबिलिटी आ जाएंगी। बस लायबिलिटी की जगह क्रेडिटर मत लिखना बेटा। क्रेडिटर स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया गया? गुड्स के लिए। जब आप किसी से उधार में गुड्स खरीदते हो ना, तब क्रेडिटर क्रिएट होते हैं लायबिलिटी में। अगर आपने गुड्स के अलावा कोई फिक्स एसेट खरीदी है तो क्रिएट तो लायबिलिटी होगी बेटा उधार में, लेकिन क्रेडिटर नाम डालना, उसको ट्रेड पेबल या फिर पेबल फॉर फर्नीचर ऐसे लिख देना। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट, ये दोनों हो गए हमारे, ये करवा दिया मैंने इफेक्ट, वही लिखे हैं बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब अगर जब आपने माल खरीदा तो आपने स्टॉक लिख लिया एसेट में, लॉस और प्रॉफिट तो लिया ही नहीं, क्योंकि बेटा जब आप माल खरीदते हो ना अपने बिजनेस में, ना तो लॉस होता ना प्रॉफिट होता, क्योंकि माल खरीदते वक्त आपको क्या पता आप किस रेट में बेचोगे। अगर मैंने कोई 10 रुपए की चीज खरीदी तो क्या लॉस है? ना प्रॉफिट ना लॉस। क्यों नहीं? क्योंकि जब इसको बेचूंगा तब पता लगेगा। 10 की चीज अगर 12 में बेचूंगा तो, और 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेचूंगा तो लॉस। हाँ बेटे, अगर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो, मैंने तो बोला नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस और कंप्यूटर खरीद रहे हैं, मैंने बोला कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अगर मैं बेटा वर्ड यूज कर रहा हूं ना, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, इट मींस हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर वर्ड यूज नहीं करेगा क्वेश्चन, गुड्स वर्ड यूज करेगा। क्लियर? आगे बढ़े आगे अब। ओके, अब बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। 10 रुपए का माल आपने 12 रुपए में बेचा तो क्या है? 10 रुपए का माल अगर आपने 9 रुपए में बेचा तो क्या है? लॉस है। आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसकी कॉस्ट है 10 रुपए और आपने बेटा 12 रुपए में बेच दिया, तो स्टॉक कितना कम होगा? तुम्हारे गोडाउन में स्टॉक है बेटा, यहां पे देखो, स्टॉक मान लो आपके पास 10 टीवी है और एक टीवी की कॉस्ट है बेटा 10,000 रुपए, तो बताओ कितने का माल पड़ा है? स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, 10 टीवी और एक टीवी कितने का है? 10,000 ईच, तो कॉस्ट प्राइस 10,000 हो गई। अब मैं कहता हूं आपने ना 1 टीवी सोल्ड कर दिया एट द रेट 12,000 ईच, 12,000 रुपए में आपने एक टीवी को बेच दिया। तो गोडाउन में जब वो टीवी था तो उसका खर्चा कितना था हमारे पास? 10,000, और बेचा कितने में? 12,000 में। बस मुझे ये बता दो स्टॉक कितना माइनस होगा? क्वांटिटी वाइज लगाओगे तो एक ही टीवी बेचा तो एक स्टॉक माइनस होगा, वैल्यू कितनी माइनस होगी स्टॉक से? 10,000। 12 माइनस नहीं हो सकती बेटा, 12 तो सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस माइनस होगा। स्टॉक जब आपने खरीदा था तो कौन सी वैल्यू प्लस करी थी स्टॉक में? कॉस्ट प्राइस, तो माइनस भी कौन सा होगा? कॉस्ट। कितना माइनस होगा स्टॉक? 10,000 रुपए का स्टॉक बेटा माइनस होगा। इतना क्लियर है?
अब 10,000 की चीज अगर 12 में बेच रहे हो तो सीधा सीधा प्रॉफिट नजर तो आ रहा है। बताओ प्रॉफिट कितना है? 20,000। हाँ जी, वैसे 2,000। 2,000 का वैसे। बेटा 20,000 कैसे वर्ड यूज किया आपने? 10 का बेचेंगे। बेचे ही नहीं है अभी तक तो। सारे नहीं, सारे जब बेचोगे तब पता लगेगा। अभी तो एक टीवी बेचा है तो उसका प्रॉफिट देखो आप, हो सकता है लॉस में बेचने पड़ जाए, किसको पता। हो सकता है कल को एक टीवी आज 12 का बेचा है, कल को 11,000 में बेचना पड़ जाए। हो सकता है 15 का भी बेच दो, हो सकता है 8,000 में बेचना पड़ जाए, मजबूरी हो तुम्हारी। हमें नहीं पता ना बेटा। जो स्टॉक बेच दिया उसका प्रॉफिट बताओ, 10 के 10 बेच दिया या ओनली एक बेचा है? एक टीवी का प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,000। प्रॉफिट का क्या करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ? स्टॉक तो माइनस कर दोगे, 10,000 का स्टॉक बेचा है, 10,000 रुपए माइनस कर दो। प्रॉफिट किसको दोगे? कैपिटल में क्या करोगे आप लोग बेटा? प्लस करोगे। 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करके दोगे। क्लियर हुआ? स्टॉक कितना चला गया? 10,000। प्रॉफिट कितना हो गया? उसको सीधा सीधा आंख बंद करके कहां प्लस कर देना? कैपिटल में। अब एक तीसरी आइटम और रहेगी बेटा जिसका इफेक्ट आएगा। जो आपने 12,000 में बेचा है माल कस्टमर को, क्या वो पैसा आया आपके पास? हो सकता है पैसा आ भी जाए और हो सकता है उधार में बेचा हो, दोनों केस हो सकते हैं। हो सकता है मैं किसी कस्टमर को ऐसे को बेचूं कि साथ के साथ पैसे दे जाए, हो सकता है किसी ऐसे कस्टमर को बेचूं जो उधार पे लेके जाए, दोनों केस हो सकते हैं। क्या आपने अभी तक इफेक्ट डाला उनका? 12,000 तो आया नहीं, तो मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं 2 कि अगर जो ये माल बेचा है ना आपने, अगर कैश में बेचा होगा, किसी ऐसे कस्टमर को बेचा होगा जो साथ के साथ पैसे दे जाए, तो बताओ कैश प्लस होगा या माइनस होगा तुम्हारा? प्लस। तुम्हारे पास पैसे आएंगे। 10 का माल 12 में बेचा है, बताओ 12,000 आएंगे या 10,000 आएंगे? पैसे कितने आएंगे? या 2,000 आएंगे? हाँ जी, 2 या 12? पैसे तो 12,000 आएंगे ना, तो कैश में 12,000 क्या कर देंगे बेटा? प्लस। लेकिन और कैश में नहीं बेचा, उधार में बेचा है। हमने एक ऐसे कस्टमर को बेचा है जो उधार में माल लेके चला गया, हमारा एक टीवी लेके चला गया, तो बताओ फ्री में बेचा है या पैसे देने पड़ेंगे? उधार है तो इसका मतलब क्या फ्री में कर दिया? उधार का मतलब होता है उसको पैसे 2 महीने 3 महीने जब भी होगा देने तो पड़ेंगे। तो बताओ हमारा देनदार है या लेनदार है? वो बंदा हमारा जो स्टॉक लेके गया है, माल लेके गया है, वो हमारा देनदार है लेनदार है? देनदार। उसने पैसा हमारा देना है, देनदार है ना। देनदार से डे निकलता है, डे का मतलब डेटर्स। हमारी एसेट क्रिएट हो जाएगी बेटा और उसका नाम क्या होगा? ऊपर लिख दूं, डेटर्स। एसेट में डेटर्स क्रिएट कर लेना 12,000 के। यानी ये पक्का है, अगर किसी को माल बेचोगे तो एसेट क्रिएट तो होगी होगी। पैसा आएगा तो कैश में प्लस कर देना, और अगर पैसा नहीं आएगा तो एक नई एसेट खोल देना। क्या नाम होगा जिसका? डेटर्स। क्लियर है? पक्का? बी साइलेंट रहता है बेटा, इसमें डेटर्स बोलते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट? पक्का? अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, उधार के केस में अगर आप किसी को उधार पे माल बेचोगे तो वो आपका देनदार है या लेनदार है? देनदार। इसका मतलब वो आपके क्या है? डेटर्स है। डेटर्स क्या होती है? एसेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी तो वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर आपने गलती से लायबिलिटी वर्ड आ जाए दिमाग में तो सोच के देखना, माल भी दोगे और लायबिलिटी भी, मतलब माल भी दोगे और पैसा भी दोगे। माल लेंगे तो लायबिलिटी। यस। अगर आप खरीदोगे किसी से उधार पे, अगर आप मार्केट में बेटा किसी से उधार पे माल खरीदोगे तो बताओ वो लेनदार है आपके या देनदार है? उनको पैसा लेना है आपसे अब, तो वो आपके क्या है? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्लियर है ये मामला? खरीदने का और बेचने का दोनों क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बेटा आपको करके दिखाना है। पहला क्या है? संदीप स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। संदीप ने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्लियर? पूरी बुक खोल लो आप ऐसे, एक साइड क्वेश्चन देखते रहना, एक साइड आंसर लिखते रहना, ठीक है बेटा? संदीप ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एसेट में कौन सा हेडिंग खुलेगा? कैश या कुछ और? बिजनेस के पास कैश आएगा
तो कैश मैंने पहले ही खोल के दिखा रखा है आपको एसेट में। तो कैश के नीचे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिख दो बेटा 1 लाख रुपए। जहां ट्रांजेक्शन लिखी है ना मैंने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसके सामने कैश के नीचे लिख दो 1 लाख रुपए। देखो इधर देखो आप लोग, इधर देखो आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने रुपए से है? 1 लाख से। तो कैश के नीचे यहां 1 लाख रुपए लिखो, प्लस फर्नीचर में 0 करो, प्लस स्टॉक में 0 करो। कैश के नीचे 1 लाख, 1 लाख के आगे प्लस 0, फिर दोबारा प्लस 0 इज इक्वल टू क्रेडिटर के नीचे 0 प्लस कैपिटल के नीचे 1 लाख। अब देखो दोनों साइड 1-1 लाख रुपए हो गई। क्लियर है सबको? अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ो। परचेज फर्नीचर विद कैश। कैश में आपने बेटा 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो एसेट में कौन सी एसेट आएगी? फर्नीचर। पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। 1 लाख के नीचे माइनस करो 5,000। 1 लाख के नीचे 5,000 लिख के ब्रैकेट लगा दो बेटा, ब्रैकेट मतलब माइनस, ठीक है। प्लस फर्नीचर 5,000 लिखो, प्लस स्टॉक के नीचे 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो लायबिलिटी के नीचे, प्लस कैपिटल के नीचे भी 0 कर दो बेटा, क्योंकि मालिक का भी कोई लेना देना नहीं है। हमने फर्नीचर खरीदा, वो हमारी एसेट है, लॉस प्रॉफिट नहीं है। आपने जो 2 ट्रांजेक्शन लिखी है उनका टोटल क्या वही है जो मैंने आपको लिख के दिया है न्यू इक्वेशन में। देख लो, कैश 1 लाख था पहली ट्रांजेक्शन में, 5,000 माइनस किया, तो 1 लाख में से 5,000 माइनस हो गए तो कितना रह गया बेटा? 95। उसके बाद फर्नीचर पहले 0 था, दूसरी ट्रांजेक्शन में 5,000 आ गया, 0 प्लस 5,000 कितना हो गया? 5,000। क्लियर है सबको बेटा? आपका बन गया। आपका कोई डाउट? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 36,000 रुपए का माल आपने उधार में खरीदा है बेटा। क्या? अच्छा, 20,000 रुपीज का माल कैश में खरीदा है। तो जब गुड्स खरीदोगे तो एसेट में किस नाम से आएगा? स्टॉक। लेकिन स्टॉक से पहले कैश भी तो जाएगा ना बेटा। कैश में 20 माइनस करो, 95 के नीचे 20,000 माइनस करो, 20,000 लिख के ब्रैकेट लगा दो बेटा, प्लस फर्नीचर के नीचे 0 लिख लो, फर्नीचर के नीचे 0 प्लस स्टॉक के नीचे कितना लिखोगे? 20,000 का माल आएगा तो 20 प्लस कर लो, इक्वल टू 0 प्लस 0। लायबिलिटी में दोनों 0 डाल दो, दोनों जगह, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन, इस वाली ट्रांजैक्शन को इफेक्ट डालने से नई इक्वेशन क्या बनती है? पहले आपके पास कितना कैश था? 95, 20 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 75 लिखा है मैंने। फर्नीचर वही रहेगा 5,000, स्टॉक 20 नया आ गया बेटा। दोनों साइड देखोगे तो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट 4th पॉइंट पे। अब की बार फिर आपने माल खरीदा है, लेकिन इस बार माल कितने का खरीदा है? 36 का। उधार पे या कैश देके? पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसों का कुछ नहीं होगा। कैश के नीचे 0 करो बेटा। 4th ट्रांजेक्शन में कैश के नीचे 0 करो, जहां लिखा ना परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसमें कैश के नीचे 0 करो, फर्नीचर के नीचे भी 0 करो बेटा प्लस करके, और स्टॉक के नीचे क्या करोगे? 36,000 प्लस करोगे बेटा। स्टॉक आएगा इक्वल टू, बताओ 36,000 का माल खरीदा है, कैश तो गया नहीं, एसेट क्रिएट होगी या लायबिलिटी क्रिएट होगी? लायबिलिटी। कौन सी? इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल में मैंने क्रेडिटर का हेडिंग बना रखा है ऑलरेडी, उसके नीचे 36,000 लिख दो बेटा लायबिलिटी में। इस बार आगे 36 प्लस कैपिटल में फिर 0 कर दो, कैपिटल में दोबारा 0 कर दो, हो गया। इक्वेशन बनाओ नई। देखो क्या आपकी मैच हो रही है? 75 प्लस 5,000 और स्टॉक हो गया 56,000। क्या आपका मैच हो रहा है? मैच है, गुड। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्ड गुड्स। कितनी कॉस्टिंग का माल बेचा है बेटा आपने? तो स्टॉक से कितना माइनस होगा? 15,000। स्टॉक के नीचे 15,000 माइनस कर दो। कितने में बेचा है बेटा? 25 में। कितना प्रॉफिट है? 15 का माल 25 में बेचोगे, प्रॉफिट कितना है? 10। दे दो मालिक को बेटा। 10,000 का प्रॉफिट है, ओनर को दे दो।
ओनर को देने के लिए कैपिटल में प्लस करोगे। अब बताओ 25,000 रुपए आएंगे अभी या नहीं आएंगे? अभी आएंगे। अभी कैसे पता लगा? अगेंस्ट कैश, अभी पैसे आएंगे हमारे पास, तो कैश में प्लस कर लो बेटा। 25,000 रुपए कैश में प्लस कर लो, पैसे आएंगे। 25,000 रुपए प्लस कर लो बेटा। तो फाइनल इक्वेशन इसके अंदर 50 लिखी है, उसको 1 लाख कर दो, कैश बढ़ जाएगा ना उल्टा? फिर नहीं, इक्वेशन में थोड़ा चेंज है ना। हाँ, कोई बात नहीं, उसको चेंज कर लो बेटा। 75 में कितना प्लस करोगे कैश आप? 20। नहीं 25 करोगे ना बेटा, 25,000 आएंगे ना। 25 प्लस कर लो बेटा, फाइनल इक्वेशन में कैश कर दो 1 लाख रुपए। फर्नीचर 5,000 ही रहेगा और स्टॉक कम होके कितना रह जाएगा? 15 माइनस करोगे तो 41 कर दो स्टॉक को। 40,000 लिखा है ना, 41 आएगा वो। 15,000 का स्टॉक माइनस होगा ना बेटा। और कितना प्रॉफिट हुआ? 15 की जगह 25, 10,000 कैपिटल प्लस करोगे तो 1,10,000। कैपिटल को 1,10 कर दो बेटा। 1 लाख में 10,000 का प्रॉफिट प्लस करोगे तो कैपिटल कितनी हो जाएगी फाइनल इक्वेशन में? 1,10,000। अब देखो दोनों साइड बराबर है? 1,10 लायबिलिटी साइड देखो, 1,10 प्लस 36 कितना हो गया? 1,40। और एसेट 1,40 है क्या? 146। सॉरी क्या कह रहे हो? नहीं, कैपिटल बिजनेस के अंदर ओनर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और बिजनेस ओनर को कहेगा अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपके कैपिटल में कर लूंगा प्लस, मुझे लॉस होगा तो आपके कैपिटल से कर दूंगा माइनस। क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट मालिक का, तो मालिक के अकाउंट में प्लस, बिजनेस का लॉस मालिक का, मालिक के अकाउंट से माइनस। क्रेडिटर्स को नहीं छेड़ना ना। नहीं। अब कैपिटल कब आएगा बेटा? जब बिजनेस को लॉस या प्रॉफिट होंगे। एक इंसिडेंट तो ये है, और दूसरा या मालिक के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, मालिक से दोबारा पैसा ले रहे हैं या मालिक हमारा पैसा निकाल के लेके जा रहा है, बस। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? देखो अगर आपको डाउट है, क्योंकि ना पूरा चैप्टर इसी तरीके से होगा, अगर अभी डाउट आ गया तो फिर आगे डाउट्स रहेंगे, और अभी सोल्व हो गया तो फिर ये चैप्टर तो आपका हो गया पूरा, अपने आप कर लोगे। फिर आप कर सकते हो। आगे चले हम बेटा। यस, आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? आ जाओ। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम? मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या है बेटा? यहां पे अगर मैं बोलूं रिवेन्यू क्या है यहां पे, तो रिवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम। इस चैप्टर के लिए मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा इनकम। कोई भी इनकम मुझे मिल रही है, इनकम किस फॉर्म में मिल सकती है? कमीशन रिसीव्ड, मेरे बिजनेस को किसी से कमीशन मिला। रेंट रिसीव्ड, मेरे बिजनेस ने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, वहां से क्या मिला? रेंट। मेरे बिजनेस ने कहीं बैंक में एफडी करवा रखी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी इनकम अगर बिजनेस को मिलती है तो वो सीधा सीधा बिजनेस का होगा प्रॉफिट। और बिजनेस के प्रॉफिट किसको मिलते हैं? ओनर को। लेकिन बेटा ना इसकी 3 सिचुएशंस हैं, जैसे एक्सपेंडिचर की होती थी। पहली सिचुएशन यहां देखो, मैंने अर्न भी कर ली बिजनेस के अंदर एंड रिसीव्ड, मिल भी गई, यानी मेरी इनकम मैंने अर्न भी करी और मुझे मिल भी गई। राइट। मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है, तो 1 महीना हो भी गया किराए पे दिए हुए, तो अर्न हो गया मेरा रेंट, और उसने मेरे को दे भी दिया, रिसीव्ड भी हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? रेंट। क्या बोलेंगे इसको? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, अर्न भी किया और मिल भी गया, तो बेटा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड हो सकता है। तो ये सारे बिजनेस के क्या माने जाएंगे? प्रॉफिट्स। कहां प्लस होंगे? कैपिटल में। और साथ में कहां प्लस होंगे? कैश में, क्योंकि नाम ही है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब कैश वर्ड आएगा ही आएगा बेटा।
रिसीव्ड मतलब पैसा आया, तो कैश में प्लस होगा और कहां प्लस होगा? कैपिटल में। अब दूसरा पॉइंट है बेटा, अर्न तो कर ली बट नॉट रिसीव्ड, मिला ही नहीं पैसे। आपने अर्न कर लिया बट वो इनकम आपको अभी मिली नहीं। आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, 1 महीना हो गया तो आपने अर्न कर लिया, आपका रेंट बनता है बेटा, बट वो किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा, नॉट रिसीव्ड। साल खत्म हो गया बट आपको आपका किराया नहीं मिला। अगर बेटा अर्न है ना तो प्रॉफिट तो माना जाएगा, कैपिटल में तो प्लस होगा ही होगा। अगर अर्न है तो प्रॉफिट तो है ही है, कैपिटल में तो प्लस होगा ही होगा। क्या कैश में प्लस हो पाएगा? कैश में प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉट रिसीव्ड है, मिला नहीं। तो क्या माने जाएगी आपको? अगर आपको आपका पैसा नहीं मिला तो आपकी लायबिलिटी है या एसेट है? लायबिलिटी है। आपका पैसा नहीं मिला आपको, बेटा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपकी फीस मेरा पैसा है ना, आप पैसा भी नहीं दोगे और मेरी लायबिलिटी भी, बताओ मेरी क्या होनी चाहिए? एसेट। अगर मुझे मेरा पैसा कोई नहीं दे रहा तो मेरी क्या है बेटा? एसेट। और एसेट एक एक्रूड इनकम मानी जाएगी। यहां पे क्या मानी जाएगी? एक्रूड रेंट वर्ड यूज कर लेता हूं, यानी एक्रूड ACCRUED ऐसी इनकम है जो मैंने अर्न तो करी बट मुझे मिली नहीं। तो बेटा मेरा पैसा अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी एसेट मानी जाएगी, और एसेट मैं कैश में तो प्लस कर नहीं सकता क्योंकि पैसे मिले नहीं। तो कैश के बराबर में एक नया हेडिंग खोल देंगे जिसका नाम होगा एक्रूड इनकम। रेंट होगा तो एक्रूड रेंट, इंटरेस्ट होगा तो एक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन होगा तो एक्रूड कमीशन। क्लियर है इतना? अब तीसरा क्या केस हो सकता है? अर्न्ड एंड रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब उल्टा आ गया, रिसीव्ड मिल तो गया बट नॉट अर्न, मैंने अर्न नहीं किया अभी तक। रिसीव्ड, तुम लोगों ने 12th क्लास की फीस मेरे को दे दी इस साल में, रिसीव्ड आ गया बट नॉट अर्न्ड। क्या मैंने वो इनकम कमा ली? नहीं कमा सकता क्योंकि मैंने 12th क्लास अभी तक आपको पढ़ानी नहीं इस साल। 12th क्लास नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा ना। इस साल के लिए मुझे पैसा मिल गया बट मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो रिसीव्ड का मतलब बताओ बेटा, आपसे पूछना चाहता हूं कैश में प्लस होगा या नहीं होगा? कैश तो मेरे पास आ ही गया ना, प्लस होगा ही होगा। अब बताओ 12th क्लास की फीस मुझे आज दे के बैठ गए आप लोग, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा इस साल में। मेरी एसेट है ये या मेरी लायबिलिटी है ये? दिस इज माई लायबिलिटी। कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा पैसा अगर मैं वो इनकम नहीं जनरेट कर पाया तो लायबिलिटी क्रिएट करोगे और उसका नाम लिख देना आगे एडवांस लगा के, एडवांस रेंट। क्या रख देना? इंटरेस्ट है तो एडवांस इंटरेस्ट, कमीशन है तो एडवांस कमीशन। तीनों केस क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आ जाओ पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, इट इज द इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स. It consists of the amount received from the sale of goods, receipt of rent, commission, dividend, interest, dividend received, rent received, commission received is a profit of the business. So these profit will be added to the capital. अगर ये सारी इनकम मैंने कमाई है तो प्रॉफिट तो प्लस होगा ही होगा कैपिटल में। एडवांस इनकम कौन सी होगी? ये वाली होगी एडवांस इनकम। 12th क्लास की फीस आज मिल जाए तो बेटा ये इस साल की क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। इनकम नहीं मानी जाएगी, प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा? लायबिलिटी। और कैश में प्लस हो जाएगा क्योंकि रिसीव्ड है बेटा। नेक्स्ट एक्रूड इनकम, ये वाली एक्रूड। एक्रूड मतलब अर्न तो कर ली बट मुझे मिली। अगर अर्न कर ली तो प्रॉफिट है और नहीं मिली तो एसेट क्रिएट हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओगे, कोई भी इनकम प्रॉफिट है या नहीं है किस बात पर निर्भर करता है? अर्न। अगर आपने कमाई तो आपका प्रॉफिट है और अगर आपने कमाई नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं है। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। पहला पॉइंट क्या है? लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट पॉइंट के सामने कैश में प्लस कर दो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बेटा कैश में प्लस कर दो और 1 लाख रुपए कैपिटल में प्लस कर दो। बाकी जगह 0 0 लिख दो पहली ट्रांजेक्शन में। 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्रेडिटर के नीचे 0 प्लस 1 लाख।
ठीक है, दोनों साइड बराबर होगी, 1-1 लाख रुपए हो गए दोनों साइड में। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीद रहे हो बेटा, माल आएगा जाएगा, आएगा ना। तो दूसरी ट्रांजेक्शन में बेटा कैश के नीचे तो 0 कर दो क्योंकि उधार है, पैसा तो जाएगा नहीं। कैश के नीचे 0 और स्टॉक के नीचे 20,000 लिख दो। आपने कर लिया? कब कर लिया? पूरा क्वेश्चन कर लिया? अच्छा, 20,000 स्टॉक के नीचे बेटा प्लस कर दो, इक्वल टू, बताओ क्रेडिटर के नीचे लिखोगे या नहीं लिखोगे? उधार में गुड्स खरीदे तो लिखोगे बेटा, क्रेडिटर के नीचे 20, कैपिटल के नीचे क्या करोगे? 0। क्रेडिटर के नीचे 20 बेटा सेकंड ट्रांजैक्शन में, और कैपिटल के नीचे 0। अब देखो टोटल जो मैंने लिखा है वही है क्या या कुछ गलती है? देख लो, सेम है, वही है। चलो गुड। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ना, मजेदार है। थर्ड ट्रांजैक्शन एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, देखो क्या हो गया। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, है आपके पास क्रेडिटर्स? देख लो तुम्हारे पास लायबिलिटी है, कितने की लायबिलिटी है? 20,000 की लायबिलिटी है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बेटा कंप्लीट हिसाब किताब। हमने उसको 20 देने हैं, कितने पैसे पे कर रहे हैं 20 के बदले? 17,500, और फुल सेटलमेंट के अंदर, यानी बाकी पैसा अब नहीं देंगे, बाकी पैसा एक तरह से हमारा डिस्काउंट हो गया। 20 देने थे, 17,500 में हिसाब किताब कर दिया उसका, तो कैश कितना जाएगा मुझे बता दो, 20 या 17,500? माइनस करो कैश के नीचे 17,500, कैश के नीचे माइनस करो बेटा 17,500, कर दिए। लायबिलिटी खत्म कितनी होगी मुझे बताओ? पूरी 20, फुल सेटलमेंट है, पूरा हिसाब किताब। क्रेडिटर के नीचे 20,000 माइनस करो, क्रेडिटर्स के नीचे 20,000 माइनस करो। अब बताओ बेटा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हमें किसी को कम पैसा देना पड़े तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कहां जाएगा प्रॉफिट? कैपिटल में 25 रुपए प्लस कर दो बेटा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है जो मैंने आंसर लिखा है, इक्वल है, वही आंसर आ रहा है जो मैंने लिखा है, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां फुल सेटलमेंट हटा देता, मैं फुल सेटलमेंट वर्ड हटा देता तो फिर क्या होता? हाँ, कैश में 17,500 माइनस होते और लायबिलिटी में भी 17,500 माइनस होते। 25 रुपए की हम ये एज्यूम करते हैं हमारी अभी भी लायबिलिटी पेंडिंग है। क्लियर? नेक्स्ट कौन से पॉइंट पे आगे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कौन लगाता है बेटा बिजनेस के अंदर कैपिटल? इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस ने मालिक से और पैसा ले लिया। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, सुन लो एक बार, एडिशनल कैपिटल को एक अकाउंट और खोल देते हैं, कैपिटल के बराबर में एडिशनल कैपिटल खोल लेते हैं। बेटा कैपिटल कौन सा अकाउंट है? ओनर का, उसमें वो पैसा एक बार लगाए या 10 बार लगाए, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये पैसा बेटा कैपिटल में ही प्लस होगा, अलग से कोई अकाउंट नहीं खुलेगा। बताओ 10,000 रुपीज आएंगे या जाएंगे बिजनेस के पास? कैश में प्लस करो बेटा, 10,000 बिजनेस के पास आएगा तो कैश में प्लस करोगे, स्टॉक में थोड़ी करोगे। 10,000 कैश में प्लस, स्टॉक के नीचे 0, लायबिलिटी के नीचे 0, और कैपिटल में कर दो 10,000 प्लस। कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा 10,000 से आपकी। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई या नहीं हो गई? हाँ, उसको बेटा कर दो 20 कर दो। आप स्टॉक तो बेचे ही नहीं ना हमने, 20 लिख दो उसको, 20 लिख दो उसको। अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटा जो मैंने 0 लिख दिया उसको 20,000 कर दो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा पॉइंट है तीनों में से? तीसरे वाला, रिसीव्ड। रिसीव्ड लगता ही बताओ पैसा आया या गया? कैश में प्लस होगा तो कैश में तो प्लस कर लो बेटा 1,000। एडवांस है, बताओ इनकम है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहां खोलोगे? क्रेडिटर के बराबर में, है ना। मैंने हेडिंग नहीं खोल रखा बेटा, क्रेडिटर के बराबर में आप खोल लो ऊपर। क्रेडिटर और प्लस के बीच में जो स्पेस है ना,
वहां छोटा सा लिख दो प्लस करके कमीशन, COMM कर दो, बस पूरा मत लिखो, COMM कर दो कमीशन। ऊपर से +0 +0 +0 करते आओ और नीचे जाके थोड़ा सा आगे ऊपर प्लस करके ना फर्नीचर खोल दो बेटा। पहले ट्रांजेक्शन में 0 कर दो फर्नीचर प्लस करके, पहले ट्रांजेक्शन में तो था नहीं ना फर्नीचर बेटा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में प्लस करके 0 कर दो, सेकंड में प्लस करके 20,000 प्लस कर दो, इक्वल टू 0 + 0। लायबिलिटी साइड में दोनों 0 डाल दो। देखो टोटल करना, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,30,000 कैश रह जाएगा प्लस 20,000 का फर्नीचर आ जाएगा। 130 + 20 इक्वल टू 0 + 150। लायबिलिटी 0 ही रहेगी, कैपिटल 150 रहेगी। क्लियर है? पक्का? आर यू श्योर? दिखाना बेटा। नहीं बेटा आप ऊपर, अच्छा ये टोटल कर रहे हो ना। जब भी आप टोटल करोगे ना बेटा, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने यहां न्यू लिखी है, टोटल करोगे तो आप यहां देखो जहां टोटल हो रहा है ना उसकी ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी बोल्ड है, देखो बाकी लाइनों से, है ना, तो वो लाइन खींचनी होती है बेटा ऊपर जब भी आप टोटल करोगे। लाइक यहां देखो, फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिख दिया, सेकंड ट्रांजैक्शंस आपने ये लिख दी। अब इन दोनों का टोटल जब आप करोगे तो ऐसे लाइन खींचोगे बेटा, तब जाके न्यू इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है? ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये इसमें भी हो रखी है, देखो ध्यान से, बोल्ड लाइन है हल्की सी, दिख गई। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, 10% डेप्रीसिएशन लगाना है किसके ऊपर, कितना था फर्नीचर, 20 का 10%। पैसा आएगा या जाएगा, कैश का कुछ नहीं होगा बेटा, फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, कैश के नीचे 0 लिखो। 0 प्लस कितना माइनस करोगे फर्नीचर, 2000 ब्रैकेट में लगाओ, फर्नीचर के नीचे 2000 माइनस करो बेटा। ठीक है? इक्वल टू लायबिलिटी के नीचे 0 करो और कैपिटल के अंदर कितना माइनस कर दोगे, 2000, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस, डेप्रीसिएशन बिजनेस का 1 साल का एक्सपेंस है और 1 साल के एक्सपेंसेस एक तरह से बिजनेस के लिए सारे लॉसेस कैपिटल से माइनस कर दो। दोबारा करो टोटल बेटा। डेप्रीसिएशन का मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू 1 साल में कितनी कम हुई, 1 साल के बिजनेस के सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के लॉस है। क्योंकि यहां पे बेटा मैं ना पूरे साल का लॉस तो नहीं देख सकता ना, यहां तो मैं हर ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट निकाल रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या पड़ेगा। तो बिजनेस के हर 1 साल के जितने भी खर्चे होंगे, हर एक्सपेंस के कारण लॉस आएगा और हर इनकम के कारण क्या आएगा, प्रॉफिट। इसलिए हम हर खर्चे को लॉस मान लेते हैं यहां पे, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन एक्सपेंस वो देख रहे हैं इफेक्ट। ठीक है? ओके, कौन सी ट्रांजैक्शन आ गई, फोर्थ। फट्टू से 25,000 का माल खरीदा बेटा। अब जब भी नाम दिया हो और कैश वर्ड यूज ना हुआ हो तो कौन सी परचेज मानोगे, उधार, क्रेडिट परचेज बेटा। ठीक है? तो एक नई एसेट खोलो पहले, तो आप स्टॉक ऊपर, फर्नीचर के बराबर में एक नई एसेट खोलो पहले, क्या खरीदा है, देखो गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक आएगा ना, तो फर्नीचर के बराबर में बेटा एक नई एसेट खोलो, स्टॉक। खोल दिया स्टॉक, $148,000। ठीक है? अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में बेटा क्या करोगे आप, आपने गुड्स खरीदे उधार पे, तो कैश के नीचे 0, फर्नीचर के नीचे 0 और स्टॉक के नीचे 25,000 प्लस लिखो। बट जब स्टॉक खोला है ना बेटा, ऊपर से 0 0 करते आओ, स्टॉक के नीचे +0, स्टॉक के नीचे +0, स्टॉक के नीचे +0, स्टॉक के नीचे, ऐसे। और अब लिख दो 25,000 स्टॉक के नीचे, बाकी जगह 0 0 0, स्टॉक के नीचे 25,
कैश से माइनस में होगी। उधार में खरीदा बेटा, फ्रॉम फट्टू। अगर सामने वाली पार्टी का नाम दिया हो इट मींस उधार, लायबिलिटी क्रिएट होगी। 25 का स्टॉक आ गया और क्रेडिटर लिख दो ऊपर बेटा। लायबिलिटी के ऊपर हेडिंग खोलो, लायबिलिटी का हेडिंग डालो ऊपर क्रेडिटर्स, 25,000 लिख दो क्रेडिटर्स के नीचे और कैपिटल में 0 करो टोटल। फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करो दोबारा। कैश सेम होगा बेटा 1,30,000, फर्नीचर 18,000 सेम रहेगा 18,000, स्टॉक 25,000 आ गया, लायबिलिटी 25 आ गई और कैपिटल सेम रहेगी 148। हो गया। लास्ट पॉइंट मजेदार है, एक बार लास्ट पॉइंट को पहले तुम पढ़ लो। करना मत बेटा, जिसको फुल कॉन्फिडेंस है करना, अदरवाइज मत करना। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। सोल्ड गुड्स, बताओ गोडाउन में ना माल आएगा या जाएगा? पहले तो ये बताओ, जब माल बेचोगे तो गोडाउन से शुरुआत होगी ना। बताओ माल आएगा या जाएगा? कितने रुपए का माल जाएगा? कॉस्ट जाएगी 15,000, तो स्टॉक में प्लस होगा माइनस होगा? तो स्टॉक के नीचे माइनस कर दो 15,000 पहले। पहला इफेक्ट तो बेटा स्टॉक से माइनस कर दो। स्टॉक से माइनस करोगे, 15,000 माइनस कर दिया, कितने में बेचा है? 18 में बेचा है। प्रॉफिट है लॉस है? कितना प्रॉफिट है? दे दो मालिक को। कैपिटल में प्लस कर दो 3,000। कैपिटल में प्रॉफिट किसको देते हैं बेटा? मालिक को। मालिक का अकाउंट कैपिटल दे दिया, तो दो काम कर दिया आपने, स्टॉक माइनस कर दिया, प्रॉफिट मालिक को दे दिया। ठीक है, अब बात रहेगी 18,000 रुपए कस्टमर से लेने की। यही तो रहेगी बात। स्टॉक माइनस कर दिया, प्रॉफिट मालिक को दे दिया, 18,000 रुपए कस्टमर से लेने हैं। कस्टमर से कितने आ रहे हैं 18 में से? कस्टमर कह रहा है 5,000 रुपए अभी ले लो मेरे से, तो कर दो कैश में प्लस 5,000 रुपए। कस्टमर 5,000 रुपए दे रहा है, 5,000 प्लस कर दो बेटा। अब बेटा जो 18 में से 5 आ गया तो 13,000 माफ कर दूंगा। 18 में से कस्टमर 5,000 रुपए अभी दे रहा है तो 13,000 रुपए माफ कर दूंगा, या उधार है वो उधार पे माल बेचा है। और अगर मैं किसी को उधार पे माल बेचता हूं तो मेरी एसेट है, और उस एसेट का नाम क्या बताया था मैंने? डेटर्स। तो एक नई एसेट खोलो बेटा, स्टॉक के बराबर में एक नई एसेट खोलो। स्पेस थोड़ा कम रह गया होगा ना, बिल्कुल छोटा छोटा लिख दो, चुना चुना। स्टॉक को सॉरी स्टॉक नहीं, स्टॉक के बराबर में क्या खोलोगे? डेटर्स। ऊपर +0 +0 +0 करते आओ डेटर के नीचे। डेटर के नीचे बेटा +0 +0 +0 +0 +0 और लास्ट में कर दो 13,000 प्लस। जो पैसा आपका आया नहीं आपके पास वो आपकी एसेट है। एसेट में एक नया हेडिंग खोल दो, डेटर्स बेटा। अब देखना टोटल करके दोनों इक्वेशन बराबर, दोनों साइड बराबर है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट का टोटल दोनों लायबिलिटी के बराबर है? चेक कर लो, सारे अपना अपना आंसर चेक करना बेटा। जिसका हो जाए मेरे को बता देना, मैं चेक कर लूंगा। हो गया तुम्हारा? दिखाओ। यहां प्लस करना, ऊपर भी कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स। ठीक है, ऊपर भी प्लस करके दिखाना है आपको। इसमें तो कर ही रहे हो आप। 1.5 लाख रुपए, 20,000 का फर्नीचर खरीदा है। माइनस लगाओ या ब्रैकेट लगाना बेटर रहता है। ठीक है, 130 + 20, डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है, 18 148, 25,000 के गुड्स खरीदे हैं उधार पे। ये देखो 18,000 नीचे आ गया। ऐसे मत करना, बिल्कुल नीचे रहना चाहिए। और एक दूसरे के अंदर घुसेड़ रखा है देखो आपने, इसको ना गैप रखो बेटे। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लो, कितने एसेट्स होंगे? 3 या 4 से ज्यादा एसेट्स नहीं होते। ठीक है, बाकी ठीक है तुम्हारा। हो गया बेटे? 150 20 20 130 2000 2000 25 25 15 - 13 + 5 और 3। ठीक है बेटे। हाँ
क्या 171 क्या मतलब इसका एसेट 160 नहीं, टोटल एसेट्स कह रहे हो? टोटल एसेट कैश कितना है बेटा, फाइनल कैश? नहीं, कैश ओनली 135। हाँ बेटा देखो, एक 35 था ना, 5 आ गया आपके पास, तो एक 35 लिखो आप कैश के नीचे, प्लस फर्नीचर 18, प्लस स्टॉक कितना रह गया था बेटे 10,000, प्लस 10,000, प्लस डेटर्स कितने आ गए थे 13,000। तो ये एसेट है बेटा चारों। अब देखो आपने क्या गलती करी है, वैसे ठीक है आपने डेटर यहां खोला है ना, डेटर के नीचे तो जीरो लिखी नहीं, ये तो जीरो इधर घुसेड़ दी स्टॉक के नीचे। अगर आप जो पॉइंट जहां लिख रहे हो उसके नीचे स्टार्ट करो ना जीरो। स्टॉक है तो स्टॉक यहां स्टार्ट करो बेटा, ऐसे नहीं चलाना, ऐसे चलाना बिल्कुल। कैश के नीचे कैश की ट्रांजैक्शन रहनी चाहिए, फर्नीचर के नीचे फर्नीचर की ट्रांजैक्शन रहनी चाहिए, स्टॉक के नीचे स्टॉक की, डेटर के नीचे डेटर्स की, और हर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि आपको स्पेस मिले लिखने के लिए, वैल्यू लिखने के लिए। कई बार होता है आप स्पेस तो छोड़ते नहीं, और वैल्यू अगर 1,00,000 आ गई तो उसमें तो 5 डिजिट हो जाती है, वो आगे तक खिंच जाता है। ऐसा काम मत करो, थोड़ा स्पेस छोड़ के चलो, थोड़ा गैप दे के चलो, और बिल्कुल स्ट्रेट एक के नीचे एक चीज आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो, सामने से देख के बता दे कोई भी कि कैश ये है, फर्नीचर ये है, स्टॉक ये है। अब देखो डेटर के नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने बहुत पहले लिख दिया, वो स्टॉक के नीचे नजर आ रहा है, स्टॉक की वैल्यू फर्नीचर के नीचे नजर आ रही है। बस थोड़ा सा ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन से काम करना, वैसे ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। दिखाओ बेटे को। बेटा अगर माइनस लगाना है तो या तो ब्रैकेट लगाओ या माइनस लगाओ, बात एक ही है, दोनों मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पे 18,000 आएगा। बेटा एक बात बताओ, जब आपने माल बेचा है ना, 15 का माल 18 में बेचा है, तो माल बेचते वक्त क्या क्रेडिटर का कोई काम था? तो इसको जीरो करो ना। अगर यहां 25 लिखा चलो आपने, तो 25 प्लस 25 फिर ये 50 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का टोटल होता है ना, न्यू इक्वेशन प्लस ट्रांजेक्शन टोटल होता है ना, 1,30 प्लस 5 1,35 लिखा, तो यहां 25 प्लस 25 50 होना चाहिए था, फिर इसको जीरो करो। हो गया, दिखाओ। ठीक है, दिखाओ, हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब हल्का हल्का आपको लिखना आ गया। देखो बेटा ये सिली मिस्टेक अभी तो होंगी, अभी हमने चैप्टर खत्म कहां किया है, इसके अंदर एक बार देखना ऐसे कुछ क्वेश्चंस कितने हैं, देखना एक बार निकाल के क्वेश्चंस जो आपको क्लास में करने हैं, नहीं जिनके फॉर्मेट भी मैंने आपको दे रखे हैं, आपको इसी रजिस्टर में करने हैं जितने क्वेश्चंस। बाईस क्वेश्चंस हैं। अब देखो टोटल 22 क्वेश्चंस तो ये हैं जो आपको यहीं ऐसे करने हैं, उसके बाद ये छोटे क्वेश्चंस हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, जो मैं रजिस्टर में लिखवाऊंगा आपको। उसके बाद फिर आपको पेज नंबर 39 पे आओ, पेज नंबर 39 1 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 39 पेज नंबर 39, राइट। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस देखो आपको कितने दे रखे हैं ये, लेकिन एक ही क्लास का काम है बेटा, फटाफट से अगर टॉपिक समझ में आ गया तो आप खुद ही कर लोगे, सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और पेज नंबर 60 पे आना एक बार, पेज नंबर 60 वर्कशीट फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, यानी जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट, उससे मिलते जुलते सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, मिलते जुलते सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे दिए हैं। देखो आगे छोटे भी और आगे फिर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, देखो आगे ये सारे क्वेश्चंस फिर आपको अपने आप करने हैं। बट अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो बेटा अपने आप कर लोगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जिनके फॉर्मेट दिए हैं वो मैं क्लास में करवाऊंगा,
जो वर्कशीट के लिए है ये आपको घर पे करने के लिए दूंगा। सारे क्वेश्चंस मैं रीड करवा दूंगा, डाउट होगा तो डाउट पूछ लेना। सारे क्वेश्चंस को आप अपने रजिस्टर में सोल्व करके लेके आओगे, ठीक है। जो मैंने आपको बेटा रजिस्टर दिया है लैंडस्केप में, इस रजिस्टर में प्लीज आप लोग अपना रफ वर्क मत करना, कोशिश करना रफ वर्किंग मत करना। इसके अंदर इस चैप्टर के ना जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा वो नोट डाउन करना, और जितने भी मैं मेन क्वेश्चंस लिखवाऊंगा मतलब सॉल्व करवाऊंगा जिसके आंसर इसके अंदर नहीं होंगे उसके आंसर सॉल्व करना। और जो इस बुक का पेज नंबर है वो पेज नंबर अपनी इसमें रजिस्टर में लिख लेना। उससे फायदा क्या होगा आप लोगों का, अगर आपको 2 महीने के बाद ये चैप्टर रिवाइज करना है क्योंकि आपका यूटी है स्कूल में, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बुकलेट को उठाओ और रिवाइज कर लो, फटाफट से रिवाइज हो जाएगी क्योंकि तुमने सॉल्व कर रखी है पहले, ठीक है। चलो, थैंक यू।